बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। चूँकि समर सीज़न चल रहा है तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने एक प्लेट ले लेनी है या कोई सा भी एक खुला सा बर्तन ले लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको किसी ओपन प्लेस पे धूप में या छाँव में या कहीं पे भी उसको रख देना है। थोड़ी देर बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि पानी की सरफेस लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर गया, कम हो गया। थोड़ा और टाइम गुजरेगा, फिर हम देखेंगे उस प्लेट को तो पानी की सरफेस और नीचे आ गई होगी। थोड़ी देर बाद शायद पानी सारा का सारा गायब हो जाए। आप किसी फिजिस्ट से पूछेंगे या किसी भी रैंडम पर्सन से पूछेंगे ये क्या हुआ है, वो कहेगा पानी बुखारात बन के उड़ गया। तो आज हम डिस्कशन भी एवेपोरेशन पे करेंगे। एवेपोरेशन का प्रोसेस किन किन कंडीशंस में अक्कर हो सकता है और इसका रेट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको इन वेरी इजी टर्म्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली एवेपोरेशन का मतलब है किसी भी लिक्विड का बुखारात के अंदर चेंज हो जाना, इनविजिबल गैस के अंदर चेंज हो जाना। लाइक पानी मैं टच कर सकता था, कलरलेस था, लेकिन मैं उसको ऑब्ज़र्व कर सकता था, देख सकता था। लेकिन जब वो बुखारात के अंदर चेंज हो गया तो वो एक इनविजिबल ना नज़र आने वाली गैस के अंदर चेंज हो गया। एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस इनटू गैस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर अपनी स्टेट चेंज करता जा रहा है, गैस स्टीम के अंदर चेंज होता जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन का नाम देंगे। इन केस ऑफ वाटर हमें पता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे जाके बॉयल कर जाता है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने से पहले ही, चूँकि वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन होते हैं, उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, वो सरफेस पे आ जाएंगे और सरफेस से वो एक इवेंचुअली एवेपोरेट हो जाएंगे। एवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। जैसे मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जितने भी टेम्परेचर्स होंगे, कोई भी आप लेवल ले लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फ्रीज़ हो जाएगा। उससे नीचे नीचे जितने टेम्परेचर रेंज तक पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उन सब टेम्परेचर्स के ऊपर एवेपोरेशन हो सकती है। लेकिन जितना टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, तो एवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। लाइक एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी, लेकिन होगी लाजमी। सेकेंडली वो कहते हैं कि एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। जो भी मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना चाहेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो सरफेस पे आएंगे और सरफेस से एवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग में पूरा वाटर ग्रेजुअली हीट हो रहा होता है थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस। जिस मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स तक पहुंच गई, वो एवेपोरेट कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस पे ही होगा या विद इन द लिक्विड भी होगा। विद इन द लिक्विड भी बॉइलिंग प्रोसेस ऑकर हो रहा होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स हमें नज़र आ रहा होता है। पानी जिस तरह बॉयल कर रहा होता है तो सरफेस के ऊपर भी कुछ बबल्स बन रहे होते हैं और विद इन द लिक्विड भी कुछ बबल्स बन रहे होते हैं। वो बबल्स यही होते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं गैसेस के अंदर, तो वो गैसेस इन द फॉर्म ऑफ बबल पानी के अंदर से निकलती हुई हमें महसूस हो रही होती हैं। तो बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होगा उस लिक्विड के। लेकिन एवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जितने भी टेम्परेचर्स होंगे जिनमें वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, एवेपोरेशन प्रोसेस होता रहेगा। आगे कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। सबसे नंबर 1 पे आता है इंक्रीज़ द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करते जाएंगे लिक्विड का, उसकी एवेपोरेशन तेज़ होती रहेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इवेंचुअली एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड नंबर पे इंक्रीज़ द सरफेस एरिया। आप 1 लीटर पानी अगर एक बीकर के अंदर डाल के रखते हैं और 1 लीटर पानी आप एक खुले बर्तन प्लेट के अंदर डाल के रखते हैं, तो प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ से जल्दी एवेपोरेशन हो जाएगी, वहाँ से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम अपनी स्टेट चेंज करने का मौका मिलेगा। लेकिन बीकर या फ्लास्क चूँकि उसका ऊपर से मुंह छोटा है, सरफेस एरिया कम है, तो कम मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम बाहर निकल सकेंगे। जिस तरह हम अगर डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, तो मस्जिद है, नमाज जुम्मा हुआ है,
तो आप नमाजियों को मॉलिक्यूल्स समझ लें और दरवाज़ा जो मेन गेट है उसको सरफेस एरिया समझ लें। अगर आप छोटा दरवाज़ा खोलेंगे तो शायद एक एक दो दो करके नमाजी बाहर निकलेंगे, तो पीछे से मस्जिद खाली होने में ज़्यादा देर लग सकती है। लेकिन जैसे ही आप मेन गेट खोल देंगे तो नमाजियों की ज़्यादा मिकदार एट अ टाइम, मतलब 10-10 5-5 नमाजी एट अ टाइम निकल रहे होंगे, तो मस्जिद जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सॉरी खाली हो जाएगी। जितना ज़्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास चांसेस होंगे कि वो एट अ टाइम सरफेस को लीव कर सकें। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन। नंबर थर्ड पे आता है रिड्यूस द ह्यूमिडिटी। इफ़ एयर इज़ वेरी ह्यूमिड, पहले ही बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे, तो आगे जाना मॉलिक्यूल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको पहले एक हम डेली लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं आपको ह्यूमिडिटी का फैक्टर समझाता हूँ। जिस तरह आप बिल जमा करवाने गए हैं या फ़ीस जमा करवाने गए हैं, किसी भी बैंक के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, तो दो लाइनें लगी हुई हैं। जिस लाइन में आप लगे हुए हैं उसमें भी आपसे आगे 10 लोग हैं और दूसरी लाइन में भी आपसे आगे तकरीबन 10 लोग हैं। तो कोई आपको कहेगा कि यार तू ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में चला जा, तो आप प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप उसकी बात पे गौर नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार उधर भी उतनी ही देर लगनी है और इधर भी इतनी ही देर लगनी है, तो उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह आप कंसिडर कर लें दो मीडियम्स। एक मीडियम पानी की सरफेस के ऊपर वाला है या पानी है, और दूसरी सरफेस पानी के ऊपर जो हवा है वो है। अगर पानी के ऊपर हवा में ही पानी के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब हवा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल पे होगी, तो पानी के अंदर से वेपर्स हवा में जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राई एयर चल रही होगी, खुशक हवा होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हवा में कम होगी, ह्यूमिडिटी लेवल कम होगी, तो लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो पसंद करेंगे कि वो अपनी सरफेस को छोड़ के हवा में, ड्राई एयर में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है जी। तो जितनी ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा हवा में उतनी एवेपोरेशन कम होगी, और जितनी ह्यूमिडिटी लेवल कम होगी हवा में, मतलब हवा खुशक होगी, ड्राई एयर चल रही होगी, उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता जाएगा। नंबर 4, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड्स। अब लिक्विड्स कैसे बनते हैं? अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब ऑयल को आप एक प्लेट में डाल के, कुकिंग ऑयल को या सरसों के तेल को या जैतून के तेल को या कोई भी ऑयल को आप डाल के प्लेट में धूप में भी रख देंगे, तो एवेपोरेशन प्रोसेस अक्कर तो करेगा, लेकिन उसका रेट तकरीबन नेग्लिजिबल होगा, मतलब बहुत स्लो, बहुत कम मिकदार के अंदर शायद लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करें। लेकिन अगर आप पानी को, उतनी ही मिकदार का पानी को उस प्लेट में डाल के रख देंगे, तो पानी बड़ी जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। और अगर आप उसी प्लेट में पेट्रोल या ईथर या मिट्टी का तेल डाल के रख देंगे, तो वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही वो सारा का सारा गैस के अंदर, इनविजिबल गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही एवेपोरेशन कम होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर एवेपोरेशन ज़्यादा करनी है तो आपको वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले लिक्विड्स लेने पड़ेंगे। आगे कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास। स्टेट ही चेंज करनी है, एवेपोरेशन के अंदर भी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में स्टेट चेंज हो रही है, और बॉइलिंग के अंदर भी लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर स्टेट चेंज हो रही है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? बॉइलिंग जो है वो एक्सट्रीम एंड पे जाके होती है, जहाँ पे पानी की या किसी भी लिक्विड की हीट कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब वो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर मज़ीद हीट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो उनका एक एक्सट्रीम लेवल पहुंच गया है, तो वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे लिक्विड अपना मज़ीद टेम्परेचर राइज़ किए बगैर अपने आप को गैसियस फॉर्म में चेंज करता रहेगा। लेकिन रिलेटिव होता है एवेपोरेशन। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचे। पूरे लिक्विड में से जिन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो सरफेस पे आए और वो एवेपोरेट करेंगे। मज़ीद हमने लिक्विड का टेम्परेचर राइज़ किया, मज़ीद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, वो सरफेस पे आएंगे और वो एवेपोरेट कर जाएंगे। तो एवेपोरेशन एक थ्रू आउट प्रोसेस है, ये हर टेम्परेचर के ऊपर चलता रहेगा। जिस तरह टेम्परेचर राइज़ करते जाएंगे वैसे वैसे एवेपोरेशन राइज़ करती जाएगी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक एक्सट्रीम एंड है, वहाँ पे आप टेम्परेचर मज़ीद राइज़ नहीं कर सकते लिक्विड का, वो अपनी स्टेट चेंज करना प्रेफरेंस देगा।
सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर डिड नॉट राइज फर्दर। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस तरह पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, तो जब पानी लिक्विड फॉर्म में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव कर लेगा तो वो 101 पे नहीं जाएगा, वो 100 पे ही अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा। लेकिन अवेपोरेशन में जिस तरह मैंने बताया कि टेम्परेचर राइज़ करता रहता है, अवेपोरेशन ज़्यादा होती रहेगी, टेम्परेचर राइज़ करता रहेगा, अवेपोरेशन ज़्यादा होती रहेगी। नंबर थर्ड पे कहते हैं नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस बट विद इन द लिक्विड्स। ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया ये पीछे बताते वक्त कि अवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस पे आएंगे और वो सरफेस लीव करके गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। लेकिन बॉइलिंग, पूरे लिक्विड का जो बीकर गर्म हो रहा है या पूरा लिक्विड जो भी मैस गर्म हो रहा है उसमें जिसका टेम्परेचर भी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, मतलब जिस मॉलिक्यूल भी के अंदर भी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी मज़ीद हीट अब्जॉर्ब करने की, वो उसी जगह से अपनी स्टेट चेंज करके गैशियस फॉर्म में चला जाएगा, चाहे वो सरफेस के ऊपर हो, चाहे वो बॉटम ऑफ द लिक्विड हो या विद इन द लिक्विड हो। तो फिर इसी वजह से हमें जब बॉइलिंग हो रही होती है तो हमें अक्सर अंदर बबल्स निकलते हुए महसूस हो रहे होते हैं, और हम इनको शरारतन बचपन में कहते थे कि देखो जरासीम मार रहे हैं तो आवाज़ें आ रही हैं और ये बबल बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता था, वो बस बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करता है। मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले रह जाएंगे। मतलब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी तो फॉलो करना है ना। आपने पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है उसको ओवरऑल कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हाई एनर्जी वाले ऊपर से निकल गए, लो वाले नीचे रह गए, तो पूरे ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अपनी एनर्जी को कांस्टेंट करने के लिए, वापस पुराने वाली वैल्यू पे लाने के लिए, वो पूरा सिस्टम सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आपको कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। और बॉइलिंग में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो ये एक हीट जनरेट करने का एक तरीका होता है। स्टूडेंट्स, हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे एवेपोरेशन कहाँ कहाँ ऑकर हो रही है, तो सबसे पहला जो हमारे माइंड के अंदर ख़्याल आता है वो स्वेटिंग का है, पसीने का। मतलब एवेपोरेशन हमारी बॉडी के ऊपर ही हो रही है। बॉडी टेम्परेचर अल्लाह ताला ने एक ऑप्टिमाइज टेम्परेचर सेट कर दिया कि ह्यूमन बॉडी इस टेम्परेचर के ऊपर आइडियल वर्क कर सकती है, ये अपनी एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डन कर सकती है। अगर इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ करेंगे तब भी मसले मसाइल हो जाएंगे। अब नॉर्मल टेम्परेचर से अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, नहीं सॉरी, यहाँ पे आना है ज़्यादा। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेरा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ कर जाए, लाइक अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और वो 37.5 हो जाता है तो मेरी बॉडी पे पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे एवेपोरेशन प्रोसेस होगा। अब वो जो पसीना आ रहा है वो मेरी बॉडी की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है वो अपने साथ ले जाएगा। मतलब मेरी बॉडी हीट ट्रांसफ़र करेगी स्वेटिंग को, स्वेटिंग में जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी राइज़ करेगी, वो उड़ जाएंगे और पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले रह जाएंगे। तो इसकी वजह से मुझे ठंडक ठंडक महसूस होती है जब पसीना आता है, या पसीना आने से मेरा बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जब भी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करेगा तो पसीना आना शुरू हो जाएगा, लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा मेरी बॉडी से। अब मेरी बॉडी अपनी थर्मल एनर्जी उस लिक्विड को ट्रांसफ़र करेगी, उस लिक्विड के जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो अवेपोरेट हो जाएंगे ऊपर से और पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले रह जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल कंडीशंस पे 37 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं एक एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस देख के। पहला डिफरेंस तो यह है ना कि दोनों में स्पेलिंग का फ़र्क है, वो एक ई से शुरू हो रहा है और ये वी से शुरू हो रहा है। ये बस मतलब एक मजाक था। मेन डिफरेंस एवेपोरेशन तो मैंने पीछे बता दिया, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी और वो सरफेस को लीव कर जाएंगे। लेकिन वेपोराइजेशन के अंदर क्या होता है, वेपोराइजेशन कहता है अ गैस इज़ कॉल्ड अ वेपर, मैं उस गैस को वेपर का नाम दूंगा
इफ़ इट कैन टर्न बैक इनटू लिक्विड बाय कंप्रेसिंग इट, अगर मैं उसी गैस को वापस कंप्रेस करूं और वो अगेन अपनी ओरिजिनल लिक्विड शेप के अंदर आ जाए, जिसको मैं कंडेंसेशन का नाम देता हूँ, तो इस प्रोसेस को मैं वेपोराइजेशन कहूँगा। लेकिन अगर ओपनली एक प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है और लिक्विड्स एटमॉस्फेयर के अंदर डिज़ोल्व होते जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन का नाम देंगे। कंडेंसेशन जहाँ पे अक्कर होगी वेपोराइजेशन के बाद, तो उस कन्वर्जन को, गैस कन्वर्जन्स को मैं वेपोराइजेशन का नाम दूंगा। ठीक है, लिक्विड को आपने कन्वर्ट किया गैसेस के अंदर और वापस गैस को पकड़ के कंप्रेस करके लिक्विड बना लिया, तो उस लिक्विड से गैस कन्वर्जन को आप वेपोराइजेशन का नाम देंगे। जिस तरह हमारे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता है कि पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है, ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है, कंडेंस होता है, बादल बन जाते हैं और वो वापस नीचे की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेन अर्थ तक पहुंच जाता है। और मज़ीद केतली के अंदर से जो धुआं निकल रहा होता है वो भी कंडेंसेशन प्रोसेस ही अक्कर हो रहा होता है और वो हमें वाइट से बादल बादल नज़र आ रहे होते हैं। या मोबाइल साफ़ करने के लिए जो हम एक वो करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, वो बाहर टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंस हो जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, तो वो हमें लिक्विड लिक्विड सा फील होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एवेपोरेशन। विदाउट रीचिंग आवर बॉइलिंग पॉइंट, पानी को या किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट करना गैशियस फॉर्म के अंदर, इट इज़ कॉल्ड एज एवेपोरेशन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।